खैर अनुपम जी, अशोक यादव जी को का कहना है कि भाई लल्लू सिंह और अरुण गोविल और कौन कौन उन्होंने बताया कि इतने वरिष्ठ लोगों ने कहा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि जिस संविधान बदल में क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है, ये जहां जिस शीर्ष स्तर पर तय होता है उसमें लल्लू सिंह या अरुण गोविल कभी बैठते हों, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यही लोग सबसे बड़े हैं और इन्होंने कह दिया, इसका मतलब अब मान लो। भाई देखिए, बात एकदम क्लियर है। संविधान 106 बार बदला जा चुका है। संविधान बदलना मतलब आप सोचिए 77 साल में 106 बार संविधान बदला है। यहाँ संविधान किस बदलाव की बात हो रही है? जब संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन संभव ही नहीं और आप 4% देके भेजे हो, तो ये भी संविधान की वही ओपन हार्ट सर्जरी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब 50% रिजर्वेशन मत करो, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम ये रिजर्वेशन सीमा बढ़ाते ही जाएंगे। अभी आपने देखा नीतीश कुमार ने बढ़ाई, तो ये आप फिर संविधान की ओपन हार्ट सर्जरी कर रही है। और रही बात रीडिस्ट्रीब्यूशन की, राहुल गांधी ने खुल के रैली कर रहा है, रैली कहा कि इनसे लेके इनको देंगे। अच्छा, कोई पहली बार नहीं है भाई, ये आपने जो एक प्रॉपर्टी टैक्स हटाया था राजीव गांधी ने 1985 में, वो इनहेरिटेंस टैक्स, कोई ये बताइए, जब जयराम रमेश कहते हैं कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटा लिया, तो कोई ये नहीं बताता 1953 में लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने, 30 साल आपने उसको ढोया। और जो जिस दिन इनका इनहेरिटेंस टैक्स हटा उसके 4 साल के अंदर देश दिवालिया हो गया, सोना गिरवी रखना पड़ा। पहली बात, 1972 में इंदिरा गांधी ने 97.75 यानी 2.25% छोड़ के बाकी पूरा इनकम टैक्स लगा दिया, 98% टैक्स, और कहा था 2.25% तो अभी भी आपके हाथ पे। तो जो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वास्तव में ओपन हार्ट सर्जरी है। और एक पाकिस्तान छोड़े, आप अजमल कसाब की पैरवी कर रहे हैं साहब। उस कसाई की पैरवी कर रहे हैं जो बंबई की सड़कों पे स्टेन गन लेके AK-47 लेके लोगों को मारता घूम रहा था। आप उनकी पैरवी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाए। और एक आखिरी बात आप समझ लें इसको, कि ये मतलब आपको लगता है कि आप कुछ भी कह देंगे और आपका मैनिफेस्टो कुछ और कह देगा, जयराम रमेश कुछ और कह देंगे, रॉबर्ट वाड्रा कुछ और कह देंगे और आप कुछ और कह देंगे, तो होता और कुछ नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे भी यकीन उठ जाता है अमिताभ भाई जी। नहीं, मुझे तो ज़्यादा पढ़े लिखे कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा व्यवहारिक रॉबर्ट वाड्रा लगे था। विवेक जी, ये हार्वर्ड पढ़े जितने लोग हैं आपके यहाँ, उनसे ज़्यादा समझदार चुनाव की दृष्टि से वाड्रा लगा मुझे। उसने कहा ये बकवास कर रहा है पित्रोदा वहां बैठे बैठे, भाई ये बेड़ा गर्क कर रहा है पार्टी का। क्या आप लोग तो अंग्रेजी में फ्रेज ही बनाते रहे कि नहीं नहीं ऑनरेबल सैम पित्रोदा सर दिस दैट ब्ला ब्ला। क्या उन्होंने ये भी बता दिया कि तब तक भैंस पानी में चली गई। रॉबर्ट वाड्रा ने ठेठ हिंदुस्तानी अंदाज में कहा तो कि बकवास करता है ये बैठ के वहां पित्रोदा, हटाओ इसको। और तो कोई नहीं बोल पाया ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि वाड्रा को तब भी थोड़ा नब्ज का अंदाज है। क्या चिदम्बरम को सलमान खुर्शीद को उतना भी नहीं है। खैर आलोक वर्मा जी, आज 2 रैली के बाद मुझे लग रहा है कि बस सपा और कांग्रेस बिल्कुल अब उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि भाई उनके गठबंधन के सबसे बड़े नेता ने कह दिया कि लिख के रख लो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अब आलोक जी, अमिताभ भाई वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिश तो कब से पनप रही है राहुल जी के अंदर, अखिलेश जी के अंदर। उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं ना, अखिलेश बाबू का क्या हाल हुआ। कांग्रेस का साथ तो पहले भी किए थे, 2012 में बहुत शानदार वोट वो पाए थे, सरकार बनाए थे। उसके बाद 2017 का जब इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी के साथ 2 लड़कों की जोड़ी निकली, कितना वोट मिला, क्या उनका हाल हुआ बताने की जरूरत नहीं है ना। एक बार कैसे हसीन ख्वाब देखने दीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो हाल है हमें क्या बताने की जरूरत है। यूपी से ही भाग के गए, आज अमेठी जो उनका गढ़ रहा है वहां से भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं कर पाते, हिमाकत नहीं कर पाते। और वो कहते हैं कि बब्बर शेर हैं। कैसे बब्बर शेर हैं साहब? जंगल में जब आपका हुक्म नहीं चल रहा, वो जंगल जो आपका था, अमेठी रायबरेली आपका था, वहां आप अपनी बहन को लेकर के आप आइए, बैठिए, 2-4 लोगों को और मुख्यमंत्री लेवल के कुछ 2-4 लोगों को और बुला करके आप आए कि आप आइए, देखिए हार ना जाए फिर से कहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार रायबरेली से भी भागेंगे, इस बार रायबरेली में भी वो हारने जा रहे हैं। हमने सशक्त प्रत्याशी दिया है, पिछली बार हम बहुत पीछे नहीं थे रायबरेली में,
तब सोनिया गांधी जी भी थे। इस बार तो हम बहुत आगे रहेंगे, लाखों लाखों वोट से हारने जा रहे हैं, तो इनको पहले से पता है, बात करने दीजिए। देखिए, जब भी मणिशंकर अय्यर जैसे, अंकल सैम जैसे लोग कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं ना, हम कहीं और आगे चले जाते हैं। कभी उन्होंने नीच बोला था मोदी जी को, क्या फर्क पड़ा, क्या नतीजा निकल के आया। ये तो इस तरीके के लोग हैं जो गालियां दे करके सोचते हैं कि जनता इनको सिर पर चढ़ाएगी। कभी मोदी जी को इन्होंने कहा था चाय वाला। मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस के कार्यालय के सामने चाय बेच सकते हैं। आज वही चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है। 10 साल हमें हो गया, हिंदुस्तान का चेहरा हमने बदला है। जनता के बीच अगर कोई भी सर्वे करा लीजिए, किसी भी मैगजीन का सर्वे, किसी भी मीडिया हाउस का सर्वे करा लीजिए, आज मोदी जी नंबर 1 है। वही चाय वाला जिसको मणिशंकर अय्यर ने कहा था वो चाय वाला, हम चाय बेच सकते हैं, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते भारत के, आज वो प्रधानमंत्री हैं। और तीसरी बार हम प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनने जा रहे हैं। मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ठीक है आलोक, रुकना होगा। विवेक जी, रायबरेली निष्कंटक है या कुछ फंस रहा है, और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी, कुछ मिसमैच है क्या भाई? स्मृति ईरानी से पिछले चुनाव में राहुल जी हारे थे क्या? जिसने राहुल जी को हराया हो उसके घर आपने किशोरी लाल को भेज दिया, बोले अब ये ताल ठोकेंगे? नहीं, जनता में परसेप्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं विवेक जी? देखिए, परसेप्शन की बात तो हम अनुमान लगा सकते हैं, परसेप्शन, लेकिन ये पार्टी का फैसला काफी सोच समझ के लिया गया। और अमिताभ जी, इसके अप्रत्याशित परिणाम किशोरी लाल जी भी जीत रहे हैं और राहुल जी भी रायबरेली से जीत रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। आप जानिए, ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जनता की नब्ज अपने अहंकार में कोई न देखे और कुछ भी कह दे, उसका तो कोई वो नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसका मूड कब बदलता है, ये जनता की अपने सत्ता के अहंकार में जनता की नब्ज नहीं देख पा रहे हैं। आज आप बात करते हैं अमेठी छोड़ी, अरे अमेठी रायबरेली दोनों गांधी परिवार की सीटें थी, तो अगर एक सीट की जगह दूसरे सीट पे लड़ गए, मां ने छोड़ी थी, तो उसमें क्या ऐसा हो गया? ये कोई उसकी इशू होने की बात ही नहीं कोई है। और आप देखिए, देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन इन दोनों के, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि रायबरेली भी कांग्रेस जीत, राहुल गांधी जी भी भारी मतों से जीतेंगे और किशोरी लाल जी भी जीतने जा रहे हैं वहां पे। ये जी ठीक बात है। किशोरी लाल भी गजब आदमी हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। जब टिकट नहीं मिला था उससे 3 दिन पहले किशोरी लाल कह रहे थे कि भाई मैं नेता नहीं हूं, मैं थोड़ी नहीं नेता हूं, मैं व्यवस्थापक हूं, मैं जनता के बीच वाला नेता नहीं हूं। कहा टिकट मिलने के बाद किशोरी लाल से पूछा गया कि आप क्या हैं? बोले मैं नेता हूं, मैं कोई किसी का प्रबंधक थोड़ी नहीं हूं, ना किसी का कारिंदा हूं, ना किसी का प्रतिनिधि हूं, मैं नेता हूं खुद। 3 दिन में नेता हो गए किशोरी लाल। नहीं, हालांकि कैप्टन सतीश शर्मा इनको लाए थे खोज के, और अभी तक कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया, ना कोई एक्ट ऐसा किया कि वो नेता है। क्या वो कागज आगज लेके पीछे चलते थे, आप तो जानते हो विवेक जी। लेकिन अब वो कह रहे कि मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं खुद नेता हूं। अभी तो जीते नहीं तब बता रहे किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, कारिंदा नहीं हूं, मैं खुद नेता हूं। और कहीं जीत गए तो वो कहां टक्कर लेंगे, सोच लेना। खैर अशोक जी, 2 विपरीत ध्रुव, भाजपा और बसपा, योगी आदित्यनाथ और मायावती, दोनों अलग अलग धारा के चेहरे, लेकिन दोनों ने एक सा वक्तव्य दिया समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार के 5 सीटों पर। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एक भी नहीं जीत रहा 5 में, और मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव हमारी चिंता न करें, अपने जो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जरा उनकी सेहत का हालचाल ले लो। क्या ये 5 सीटें जो आपके लिए स्वाभाविक है सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण है, बाकी इंडिया गठबंधन का क्या होगा वो तो बात की चीज है, पहली प्रायोरिटी तो है कि 5 जीते। कहां पर चुनाव है इस वक्त इन 5 सीटों पर, क्या दिख रहा है अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको
धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मायावती जी और बीजेपी का मामला अंदर से कुछ चल रहा है। नहीं ठीक है, अंदर से नहीं पूरा चल देश रहा, जानता है। दोनों ये मान रहे हैं कि आपकी पूरा- 5 सीटें हार रहे हैं परिवार की, ये मान रहे हैं। इसमें तो कोई भी मान सकता भैया, ओवैसी भी मान सकते जी, हैं, जी, जी। ओवैसी नहीं, भी नहीं, मानते हैं। बिल्कुल। जी। ये मामला आज से नहीं चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, भाजपा के कहने पे बहन जी ने बहुत सारे टिकट बांटे थे। तो बहुजन समाज को आज सोचना है कि उनके आरक्षण पे, उनके संविधान पे आज अगर कोई कुठाराघात करा तो भाजपा कर रही है, और यही उनके पास एक डिसीजन लेने वाला मौका है कि वो अपने वोटों की बटन से, अपने ईवीएम के बटन से इस बीएसपी और बीजेपी को दोनों को सबक सिखाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ आए। तभी उनका संविधान बचेगा, तभी उनका आरक्षण बचेगा, तभी उनको पेपर लीक से निजात मिलेगा, तभी अग्निवीर से निजात मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारा चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, हर समाज के लोग गांठ बांध लिए हैं कि सरकार को हटाना है। नहीं हटाएंगे तो पूरे 5 साल फिर हमें उन्हीं दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी हमारे आलोक भाई कह रहे थे कि आतंकवादी और क्या क्या बातें कर रहे थे। अरे आपके यहाँ तो आतंकवादी निकलते हैं भैया। प्रदीप कुरुलकर कौन था? डीआरडीओ में वैज्ञानिक था, वो आरएसएस का आदमी था, वो जो पाकिस्तान को जाके, आईएसआई को जाके, मिल की एजेंसियों को हमारे सुरक्षा जानकारियां दे रहा था। ध्रुव सक्सेना को आपने भूल गए। तो देखिए, पता नहीं क्या ऐसा दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी निकलते हैं अक्सर जो उनका कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध भाजपा से निकल जाता है। आपने कहा राहुल गांधी बहुत बेचैन है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप ये बताइए, 2000 जी 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में अगर राहुल जी चाहते या सोनिया जी चाहती, क्या उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता था? क्या कोई नहीं रोक सकता था। फुल फ्लेज उनके पास पावर था, लेकिन उन्होंने त्याग किया। आज मोदी जी बोल सकते हैं क्या कि हम बहुमत आने पे हम नहीं प्रधानमंत्री बने, किसी और बना देंगे? अरे सत्ता के लिए तो पुलवामा के शहीदों की चिताओं की राख नहीं बुझी थी, फोटो लगा के चले गए वोट मांगने। तो देखिए, त्याग की भावना किसके पास है, ये देश देख रहा है। ठीक है, तो त्याग, ठीक है, ठीक है, के लिए सनक, ठीक है अशोक भाई, ठीक है। है। एक बात रख दूं तथ्यात्मक, फिर एक छोटी सी टिप्पणी अनुपम जी से लूंगा और एक छोटी सी टिप्पणी आलोक भाई से। ये कहना ठीक नहीं है पूरी तरह से कि कौन रोक सकता था। नहीं, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी उसके पास। कौन प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री बनाएगी, इसके लिए उसके एलाइज पार्टनर्स के छत्रपों से भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसलिए ये मत कहिए कि कौन माई का लाल रोक सकता था। नहीं, माई के लाल भी और पिता के लाल भी सब रोक सकते थे। क्या जब सोनिया गांधी को रोक दिया तो राहुल गांधी क्या, मुलायम सिंह विद्रोह किए थे ना, अशोक यादव? तब ऐसा ना कहो, कोई कांग्रेस के पास 272 थोड़ी ना थे जो कहती जाओ बेटा कल शपथ ले लेना, सुबह जल्दी नहा धो तैयार हो जाना, कल शपथ लेना है। ऐसा नहीं था। साझे का राजा सब लोग मिलकर तय करेंगे। खैर अनुपम जी, अभी तक चलता था कि सोनिया जी ने त्याग किया, हालांकि वो कहानी भी डिफरेंट है, लेकिन समय नहीं। अब नया नैरेटिव है, बोले राहुल जी ने भी त्याग किया। बात समझ नहीं आ रही। सोनिया जी ने भी प्रयास किया था बनने का। मामला कहां फंस गया सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है, मैं दोहराना नहीं चाहता।